शुगर में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए अब इस वक्त? हाँ वीरेंद्र, देखिए शुगर में ऑन द डिमांड सप्लाई साइड देयर इज स्टिल अ मिसमैच। स्टॉक्स इतना ज़्यादा भाग चुके हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली बहुत सुधार आएगा, लेकिन आर वी नियर अ टॉप? क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक्स में एक तरह से यूफोरिया जो प्ले आउट कर चुका है, वहाँ पे आपको सेलेक्टिव होना चाहिए। हमने आपके चैनल पे ही 3 दिग्गज नाम लिए थे और हम अभी भी उन पे स्टैंड आउट करते हैं कि आप पेनी स्टॉक्स में मत फंसना। डीसीएम श्रीराम, बलरामपुर चीनी और ईआईडी पैरी। ऑफ कोर्स अभी वो यहाँ जहाँ से रेकमेंड किए थे वहाँ से ऑलमोस्ट 50% बढ़ चुके हैं, तो आपको वहाँ कॉशियस रहना चाहिए। कोई डिक्लाइन मिले तो लीजिए, लेकिन हमें लगता है शुगर एज अ सॉफ्ट कमोडिटी में अभी भी स्टीम है, एंड जब तक मानसून फुली प्ले आउट नहीं कर जाएगा और फेस्टिव सीजन इन अक्टूबर विल अगेन रीस्पर ग्रोथ इनटू दिस, हमें लगता है ईयर एंड तक आपको इसमें रैली बनी रहेगी। लेकिन बी स्टॉक सेलेक्टिव, क्योंकि ओवर ओन्ड और ओवर हाइप सेक्टर है, तो ज्यादातर हाई बीटा ट्रेड होएगा। जब एग्जिट मारने आएंगे तो 3 दिन नीचे सर्किट लगता है इसमें, सो तभी हम आपको ये दिग्गज नाम लिए रेकमेंड कर रहे हैं। वैशाली, मिड कैप में कुछ इंटरेस्टिंग ब्रेकआउट्स जिनको आप लोगों ने चेस किया हो या चेस कर रहे हो, क्लाइंट्स को लॉन्ग रिकमेंडेशन दी गई हो, जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ सिंटेक्स 8490 शायद एक बड़े क्रिटिकल एज पे बैठा हुआ है, कुछ मिड कैप आइडियाज? मिड कैप में मैं इंडिया सीमेंट ट्रैक कर रही हूँ। वीकली चार्ट पे वो 116 का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो एक बार ये लेवल क्रॉस हो जाए तो मैं 130 का टारगेट देख रही हूँ। तो एक इंडिया सीमेंट रहेगा। दूसरे भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है। फिलहाल हमने देखा सिंजीन काफ़ी टाइम से 416 के लेवल से ब्रेकआउट आज दिया है, तो आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 437 440। सो काफ़ी स्टॉक्स इस तरह से ब्रेकआउट पे है, तो इनमें से ये 2 है। बिल्कुल, आपने मिड कैप्स की बात की, इसी में और 2 स्टॉक्स जिस पर आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिला है। एक तो है आईडीबीआई बैंक, अब खबर है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी घटा सकती है, और दूसरा है जुबिलेंट फूड्स, ये करीब 6.5% ऊपर। इन दोनों पर आशु क्या व्यू है आपका? दोनों पर पॉजिटिव व्यू है मेहर। आई थिंक आईडीबीआई बैंक पे तो हमने रिकमेंडेशन दी हुई है और आज एक अच्छी मूव देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता कि आज की मूव है जो इस मार्केट की अगर आप ट्रेडिंग पोजीशन भी लेना चाहेंगे तो आखिरी मूव है। मुझे लगता है कि काफ़ी हायर लेवल्स आईडीबीआई बैंक में यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं। जुबिलेंट फूड दोनों में ही पॉजिटिव कॉल है। ओवरऑल ट्रेंड के साथ ऑन द कॉन्ट्री बैंक तो मुझे लगता है कि शायद आउट परफॉर्म करेगा। अगले कुछ दिनों तक हम देखेंगे पीएसयू बैंक्स की जो आउट परफॉर्मेंस है कंटिन्यू रहेगी, एंड सेम इज द केस विद बी आईडीबीआई बैंक एंड जुबिलेंट फूड इरिस्पेक्टिव ऑफ द ओवरऑल मार्केट विल कंटिन्यू टू डू वेल। सो दोनों में पॉजिटिव कॉल है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं इनमें जैसे मैंने बोला कि अभी डाउट या वो सब नहीं रखना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, अदरवाइज ये आगे भी हम मिस करते जाएंगे। इस बीच आप एक स्टॉक देखिए, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। फ्रैंकली स्पीकिंग आप देखिए, इस स्टॉक को मैंने अपने डार पे तब से रखा हुआ है जिस दिन अंतिम बाजी में एक दिन रजत ने इस पे कॉल दी थी। रजत ने कॉल दी थी अप्रोक्सीमेटली 40 पे। हालांकि उस वक्त एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिला था। आज एट 49.65 याद रखिए, फर्स्ट सोर्स अपने 8 साल के 8 ईयर हाइस, इसका हिस्टोरिकली तो लेवल इसका 95 भी हुआ करता था, लेकिन 2008 की मंदी में, 2009 में, 2012 में ये ऑलमोस्ट 6 रुपए का स्टॉक हो गया था, 7 रुपए का। लेकिन आज 49.75 पे ये स्ट्राइक कर रहा है अपने 8 साल का हाई। खैर, इस बात मैं करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा वायदा कारोबार को समझ लेते क्या 245 क्या सर्कमस्टेंसेस डेरिवेटिव मार्केट्स में है। देखिए, आपका 8367 पे निफ्टी फ्यूचर्स कारोबार, निफ्टी स्पॉट है 0.5% ऊपर। नो डाउट थोड़ा सा अगर आप देखें सॉफ्ट हुआ है हायर लेवल से, लेकिन ऐसी सॉफ्टनेस आपको अमूमन दिखाई देती है जब आप किसी क्रिटिकल लेवल को पार कर रहे होते हैं। 8386 दैट मींस अप्रोक्सीमेटली 17-18 अंकों का प्रीमियम निफ्टी फ्यूचर्स कमांड कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, लॉन्ग्स कटे नहीं है। 11 लाख शेयर सुबह से ग्रेजुअली धीरे धीरे 3, 6, 8, 9 अब 11.25 लाख शेयर जुड़े हैं यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में। तो लॉन्ग्स अनवाइंड नहीं हुए हैं, भले ही ऊपर से निफ्टी करीब 10-12 पॉइंट ट्रिम हो गया हो, नो डाउट। फिर आप आइए कॉल्स पे। एट द मनी एंड स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस क्या कर रहे हैं। आप देखिए 8300 की कॉल क्या कर रही है,
यहाँ पे 1.25 लाख, यहाँ पे इंटरेस्ट देखिए अमूमन नहीं होता क्योंकि अभी इन द मनी कॉल है। अब आइए आप 8400 की कॉल में, 8400 की एग्जैक्टली क्या कर रही है, 8400 की आपकी स्क्रीन पर ये 3,65,000 आउटस्टैंडिंग ओआई करीब 31 लाख, ये स्ट्राइक कर रही है काफी। फिर आप आइए 8500 की कॉल, देखिए 8500 की कॉल में शुक्रवार को भी करीब 5.25 लाख से जुड़े थे, आज 2 लाख, आउटस्टैंडिंग ओआई 45 लाख। द मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई एट एनी स्ट्राइक वो है 8500 की कॉल। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस भी मेरे को तय करना है, मैं देखूंगा कि एग्जैक्टली पुट ऑप्शन में राइटर्स को कॉन्फिडेंस कहां मिल रहा है। सबसे बढ़िया चीज है कि 8300 पे आज काफी डिसाइसिव पुट राइडिंग हुई है। प्रीमियम्स को देखिए 15% स्लाइड हुए हैं, 12 लाख शेयर, आउटस्टैंडिंग ओआई कितना है, लगभग 32 लाख का। और सबसे क्रिटिकल फैक्टर आज के सेशन का अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, वो ये है 8200 की पुट का आउटस्टैंडिंग ओआई अब पहुंच गया है 43 लाख। राइटिंग का क्वांटम देखिए 10.25 लाख। प्लीज एक बार सीधे जंप करके आप आइए 8000 की पुट पे। मैं सुबह से एक फैक्टर बार बार कोट कर रहा हूं कि द डिफरेंशियल बिटवीन 8000 एंड 8200 पुट ऑप्शन के ओआई में डिफरेंशियल क्या है। आप देखिए कल उसका आउटस्टैंडिंग ओआई कितना था और आज कितना है, आज ये 44 लाख, यानी सुबह से ये डिफरेंशियल घट के 8, 4 और अब सिर्फ 2 का, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन बेस। आशु 8000 की पुट, 8200 की पुट, 8300 की पुट, 8400 की कॉल, 8500 की कॉल, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी स्पॉट। अगर और इनफैक्ट एक इंस्ट्रूमेंट और जोड़ देता हूं, निफ्टी बैंक जो कि 18100 के ऊपर डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। इसमें से आपको अपॉर्चुनिटी कहां नजर आ रही है इस वक्त? देखिए अगर प्लेन वनीला ब्लैंकेट सेलिंग करनी है तो मुझे लगता है कि जो सेफ्टी है वो जरूर 8000 या उससे नीचे की पुट में रखनी चाहिए। और अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न्स है एक्सपायरी तक। बट अगर आपने मार्केट का ट्रेंड प्ले करना है तो मुझे लगता है जैसे आपने बोला सेफ्टी को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बट निफ्टी फ्यूचर एक ऐसी चीज है वीरेंद्र, जब भी आप लेते हैं, अगर पिछली बार भी हमने देखा कि एंड ऑफ द डे क्लियरिंग पोस्ट ब्रेक्जिट 8300 की आई, एंड ऑफ द डे पोस्ट ब्रेक्जिट काफी सारे स्टॉक्स ने इंक्लूडिंग पीएसयू बैंक्स ने प्री ब्रेक्जिट से ज्यादा के हाइस बनाए, लेकिन हमने 3 बार देखा कि वो 8100 का लेवल ब्रीच करके नीचे इंट्रा एक्सपायरी में गया। तो ये इस तरह की वॉलेटिलिटी इस महीने में मुझे नहीं लगती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी फैक्टर जो आपने बोला लेके चलना चाहिए। तो उसको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ निफ्टी फ्यूचर या प्लेन वनीला पुट्स बेचने से मुझे लगता है कि एक बुल स्प्रेड बनाना चाहिए निफ्टी में, जिससे अभी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम 8300 की एक कॉल लेके अगर एग्रेसिव खेलना है तो 8600 की एक कॉल बेचें, अगर थोड़ा सा सेफ या मॉडरेट खेलना है तो 8600 की 2 कॉल्स बेच दें, ताकि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाए और आपको 300 पॉइंट का ऊपर का स्प्रेड मिल जाए, विच इज ए वेरी गुड स्प्रेड। और जो कि अपना प्राइस टारगेट भी है कि निफ्टी 8500 क्रॉस करने का लेवल मुझे इस एक्सपायरी में इजीली दिखता है कि 8550 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। सो आई थिंक हो सकता है वी एंड अप इन बोथ विन विन सिचुएशन अगर 8600 के नीचे मार्केट रहता है। और अगर पुट बेचना है तो मैं दिस मंथ इज ए सेफ, बट फिर भी बोलूंगा कि 8000 से नीचे का बेचना चाहिए, क्योंकि पुट बेचने में ये नहीं कि प्रीमियम जीरो हो जाएगा वीरेंद्र, ये देखना चाहिए कितनी गिरावट में जो मैंने प्रीमियम बेचा है कि वो डबल होने की कैपेसिटी रखता है। सो आई थिंक वहां पे वो पैनिक आता है। तो इसलिए प्लेन वनीला पुट्स बेचने से अच्छा मुझे लगता है कि इन द मनी कॉल लेके ऊपर की कॉल्स एक्स्ट्रा बेच देनी चाहिए, ताकि आप वो स्ट्रैटेजी प्ले करें। बिल्कुल। इस बीच चलिए इंडियन मार्केट के लिए और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि आज हमने मॉर्गन स्टैनली के जो इमर्जिंग मार्केट्स के हेड है रुचिर शर्मा, उनसे बात की। उन्होंने 2 चीज़ें कही जिसका इंडियन मार्केट से भी ताल्लुकात है। एक, फेडरल रिजर्व लगता नहीं है कि नज़दीकी भविष्य में ब्याज की दरें बढ़ा पाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट के लिए ख़तरा साबित हो सकता है अगर फेड ब्याज की दरें बढ़ाता है तो, लेकिन उससे बड़ा डर जो उन्हें लगता है वो और किसी मार्केट को लेकर नहीं बल्कि चाइना को लेकर लगता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया भर के लिए अगर वैश्विक मंदी अगली आनी है मार्केट्स में तो वो मेड इन चाइना होगी। फेडरल रिजर्व ने यूएस में बोल रखा है दैट दे विल नॉट इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स इन सच अ वीक ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट्स लो हैं, लिक्विडिटी काफ़ी है और इसलिए मार्केट काफ़ी ऊपर है। और मुझे लगता है कि जब तक फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे ये मार्केट थोड़े स्टेडीली ऊपर जा सकते हैं। पर अगर फेड ने वापस बोलना शुरू करा कि अब इकोनॉमी स्टेबल है ग्लोबली और हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने हैं तो फिर मार्केट्स के लिए ये काफ़ी क्वाइट डेंजरस फॉर द मार्केट। अभी क्या हो रहा है कि मतलब थोड़ी चाइनीज इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्टिमुलस और बहुत सारी स्पेंडिंग करा है पिछले 3 महीने में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने को। जब वो स्टिमुलस हटेगा अगले 3-6 महीने में तो मुझे लगता है फिर से डाउन ट्रेंड थोड़ा आ सकता है। तो इसलिए मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट्स में अभी। और जैसे मैंने किताब में लिखा है that the next global recession will be made in China just like everything else is these days. So I think that the longer the cycle
last, the greater the probability that you will have some sort of a setback somewhere, क्योंकि जैसे मतलब expansion बढ़ता रहता है तो कुछ ना कुछ excesses, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कहीं दुनिया में बनती रहती हैं, और पिछले डेकेड वो वेस्ट में हुई थी और इस डेकेड मुझे लगता है कि चाइना में हो सकता है। तो इसलिए वी शुड कीप अ वेरी क्लोज आई कि चाइना में क्या हो रहा है अगले 6-12 महीने में, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कि चाइना में कुछ होए, एक और स्लो डाउन फिर से वापस होए, इसकी वजह से कुछ रिस्क काफ़ी लगता है मुझे, एंड सो देयरफॉर वी हैव टू कीप अ लुक आउट एट दैट। इस छोटी सी अगर आप देखें स्टेटमेंट को आपने सुना मिहिर, उसमें से सबसे ज़्यादा जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया था वो था चाइना। सबसे बड़ा अगर आप देखें पॉइंट जो डिस्कशन का इसमें, खैर मैं आई थिंक चाइना से हटके थोड़ा सा अब आता हूँ स्टॉक्स पे एक बार। आप एक बार देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को, आरईसी को 180-190 पे 5 दिन में ये स्टॉक 160 से 1 2 3 4 5 6 7 दिन में, माफ कीजिएगा, करीब करीब 155 से 81-90 हो गया। ये बेहतरीन ट्रेडिंग स्टॉक है। आए इस रेंज में तो अवॉइड करो, नीचे आए 155-160 की रेंज में तो प्लस करो। वैशाली यू टेक ऑन आरईसी? आरईसी एक्चुअली हमने काफ़ी टाइम से ये रेकमेंड भी किया है, एंड आई फील ये डिक्लाइन में भी एक 185-186 पे एक रेजिस्टेंस आता है, तो थोड़ा रिट्रेस हुए अगर 180-178 लेवल्स के पास अप्रोप्रिएट रहेगा वापस री एंट्री के लिए, एंड आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ 220 चलिए वैशाली, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी काउंटर्स इंडस्ट्रीज पे आ रखे आपने। आशु, आपको इस वक्त ये पावर स्पेस में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी स्लो एंड स्टेडीली अगर आप देखें अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, कोई इंटरेस्ट है आपका आशु? इन्वेस्टमेंट कॉल आपकी या फिर क्लाइंट्स को कोई रिकमेंडेशन है इस स्पेस से? नहीं वीरेन, आई थिंक बहुत ही स्पोरेडिक ट्रेडिंग प्ले अवेलेबल होता है। ऑन द कॉन्ट्री रिजल्ट से पहले पिछली बार पीएफसी शॉर्ट करके कॉल थी हमारी, बीच में मार्केट ट्रेंड के साथ आरईसी लेने का कुछ एक टेक्निकल व्यू था, बट अदर देन दैट कोई बहुत लंबा व्यू नहीं है इन चारों स्टॉक्स में। और मुझे लगता है कि इन दिस काइंड ऑफ अ मोमेंटम मार्केट अगर आप राइट सेक्टर में या राइट स्टॉक के साथ नहीं होते तो दैट फ्रस्ट्रेशन ऑल्सो क्रीप्स इन। सो विद दैट डिसिप्लिन आई वुड अवॉइड दीज 4 स्टॉक्स। बिल्कुल। चलिए इस बीच एविएशन और एनटीपीसी तो ना ट्रेडर्स डिलाइट है ना इन्वेस्टर्स, वो दैट्स मोर ऑफ अ एफडी डिलाइट, जो फिक्स डिपॉजिट में रखी है एनटीपीसी में रखी है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन इनोवेशन स्टॉक्स को देखिए, इस समय इंट्राडे हाई पर है। स्पाइस जेट करीब 3.5% ऊपर है, जेट पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इंटरग्लोब भी अच्छे मूव के साथ 1048 पर। संजीव, एविएशन और साथ ही बाकी मार्केट में आपकी पिक्स क्या है इस समय? नहीं, एविएशन फॉर अस हैज बीन एन अवॉइड और वी विल कंटिन्यू टू बी अवॉइड बिकॉज ऑफ द आफ्टरमैथ ऑफ हाई क्रूड प्राइसेस और साथ में रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में जो फेरबदल है। फॉर अस इट हैज़ ऑलवेज बीन एन अवॉइड। आरईसी पीएफसी पे आप बात कर रहे थे 160-62 पे आप ही के चैनल पे रेगुलर व्यू था कि बाय 8.5-9% डिविडेंड यील्ड, 0.5 टाइम प्राइस टू बुक, उदय बॉन्ड्स बीइंग वेरी वेल सब्सक्राइब्ड एट 7.5 बॉन्ड यील्ड प्लस 75 बेसिस पॉइंट एंड बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेड डेट पेपर जो आजकल आप हर इंस्टीट्यूशन रिकमेंड कर रही है। एंड इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि आरईसी पीएफसी में इंटरेस्ट आएगा। अब ये 2-3 दिन में काफ़ी इंटरेस्ट आया, हमें अभी भी लगता है ईयर एंड टारगेट शुड बी क्लोज टू 225। On NTPC and Power Grid, both we have a buy rating on declines. We think both these stocks and this sector has been underplayed for a long time. और अब NTPC is showing you a strong amount of outflow as far as demand, and we think the NIMs will expand on the upside. So secondly, valuation is very very cash accretive. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डिसइन्वेस्टमेंट थी इसमें वो एक ओवरहैंग था, वो भी खत्म हो गया। तो एनटीपीसी कैन इजीली गिव यू अ 15% अपसाइड बाय द एंड ऑफ द ईयर। इस बीच आप एक बार RIL को यानी रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा को देखिए, स्टॉक लगभग 449 पे 11 रुपए ऊपर यानी करीब 2.5% की तेजी के साथ डे हाई पर आके कारोबार किया। सडन स्पाइक है, 440 के क्लस्टर से सीधा अगर आप देखें 450 पे आ चुका है। अब इसको देखा है तो जैक और को भी देख लेते हैं एक बार। अमूमन अगर आप देखें इन दोनों को अगर आप देखें जोड़ के दिखाया जाता है, वहाँ पे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट है जरा उसको भी देख लेते हैं। जैक कॉर्प ये देखिए ना, मैंने कहा ना विदाउट एनी डाउट दोनों इकट्ठे देखा कीजिए 80-30 पे 3.5 रुपये ऊपर। स्ट्रक्चर वाइज तो आशु आई मीन RIL लग रहा है कि पॉइज्ड है किसी मूव के लिए। फरवरी से लेकर अपने आप को इसने स्टेबल करना शुरू किया, फिर 400 के क्लस्टर को, एंड फाइनली
450 के क्लस्टर से, प्लीज एक बार 6 मंथ चार्ट दिखाइए इसके, उस क्लस्टर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। आपका इंटरेस्ट है आशु इस स्टॉक में? नहीं वीरेन, आई थिंक इसमें ना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फेवरेबल नहीं लगता है लॉन्ग जाने में। तो वो स्पाइक ज़रूर मिलता है, लेकिन उस स्पाइक में अक्सर, बट अब जो मार्केट का कॉम्पोजिशन है उसमें शायद मुझे लगता है कि बेटर डेज आर अहेड फॉर बोथ दी स्टॉक्स। बट फिर भी मुझे लगता है कि मैं मतलब एज ए डिसिप्लिन बाकियों के साथ सेफर बेट्स के साथ ज़्यादा रहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अगर मार्केट में कुछ भी ज़रा सा ऊंच नीच होता है तो जो रिएक्शन इन स्टॉक्स में आता है आई थिंक वो बहुत सीवियर होता है, एंड जो रिवर्सल आता है वो काफ़ी स्लो होता है। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर आई वुड लाइक टू रिमेन विद अदर स्टॉक्स देन दिस। आई मीन मुझे लगता है कि मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस रहेगी, बिकॉज अगर मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो आई थिंक दे वुड बी बेटर बेट्स अवेलेबल जो कि आपको अच्छी रिटर्न्स मतलब बेटर दे सकते हैं। बिल्कुल। आपके पिक्स कौन सी हैं? जैसे बाशु आपने खुद कहा कि यू वुड हैव सम अदर पिक्स एंड नॉट दीज, तो वो पिक्स कौन सी हैं? जैसे एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में पीएसयू बैंक्स हैं, और पीएसयू बैंक्स में भी इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ये हमने पिछले 2 दिन में लिए। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग के बाद भी रिकमेंड किए हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। मुझे लगता है कि इसी महीने के अंदर इनमें एक अच्छे रेट्स आएंगे, शायद क्वार्टरली रिजल्ट्स भी इनके हमें थोड़े से सरप्राइज करें, जबकि एनपीएस में हम सब मानते हैं कि कोई बहुत बड़ा क्वार्टरली में चेंज नहीं आने वाला, लेकिन मुझे लगता है कि एक प्लेजेंट सरप्राइज देखने को मिलेगा। एंड एज लेट एज टुडे अर्ली मॉर्निंग ऑल्सो वी हैव रिकमेंडेड टू बाय पीएसयू बैंक। और आप देखिए इंट्राडे और अगर लास्ट 1 आवर में भी देखिए कि इनमें किस तरह की मूवमेंट आ रही है। सिमिलरली आई थिंक एक बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, मुझे लगता है कि काफ़ी बीपीसीएल, एचपीसीएल भी हमें सरप्राइज करेंगे। अंडर ओन स्टॉक्स हैं एंड दीज ऑल मार्केटिंग कंपनीज कैन सरप्राइज अस ऑन दी अपसाइड और एक अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्राइवेट बैंक स्पेस में मुझे लगता है येस बैंक है, अपनी जो पुरानी पिक की चल रही है 1200 तक की जर्नी आराम से क्लाइम करेगा, तो इसको भी लेके चलना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी पिक कैश में, जैसे अभी दूसरे स्पीकर ने बात की, डीसीएम श्रीराम इज ए ग्रेट पिक टू बाय एट दीज लेवल, बिरला कॉर्पोरेशन। तो मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स हमें मतलब काफ़ी सारे स्पेसेस अवेलेबल हैं जिनमें रिटर्न्स मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट पोस्ट ब्रेक्जिट वी बॉट टाटा मोटर एंड टाटा स्टील ऑल्सो। टाटा मोटर ने तो हमने पिछले 3-4 दिन में अच्छा बाउंस बैक कर दिया, मुझे लगता है टाटा स्टील में भी एक कैचअप होगा, एंड आप नेक्स्ट 2-4-5 दिन में देखेंगे टाटा स्टील में एक अच्छा स्पाइक मिलेगा। सो आई थिंक द स्विफ्ट रिटर्न्स आर अवेलेबल इन दी स्टॉक्स। सो इसी हम जितने मर्जी स्टॉक्स की बात करें विरेन, लेकिन एक सबके पास एक लिमिटेड फंड है या एक एलोकेशन है, यू कांट बाय एवरीथिंग इन दिस मार्केट। सो आई थिंक जो मेरी पिक्स हैं मैं इनके साथ बने रहना चाहूंगा। इस बीच आप देखिए जरा एक बार एक स्टॉक स्टोर वन रिटेल खरीदने की जरूरत नहीं है, और खरीदेगा तो अपने रिस्क पे खरीदेगा। बाकी अपने मेहमानों से राय लेता हूँ एक बार। ये स्टॉक मई फर्स्ट वीक में था 65 रुपए का, आज 230 रुपए। कहते हैं ना, आई मीन फंडामेंटली जो भी हो, टेक्निकल जो भी हो, लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी हर जगह अप्लाई होता है। पसीन साहब ट्रैक करते हैं आप इस स्टॉक को, और मान लीजिए कि कोई खुशकिस्मत इस वक्त आप देखें इसमें पैसा कमा के बैठा भी है, फाइनली गुड बाय कहने का वक्त है ये? नहीं, मैं इसको ट्रैक नहीं करता वीरेंद्र, आई वोंट बी एबल टू गिव एन ओपिनियन। चलिए, बहुत मुश्किल है ऐसे स्टॉक्स पे ओपिनियन देना। बिल्कुल, ऐसे में थोड़ी गड़बड़ी होती है ऐसे स्टॉक्स को करने में। खैर चलिए एक बार देख लेते हैं। आपने टाटा मोटर्स की बात की, इनके यूएस के जो बिक्री के नंबर्स आए हैं ना, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑलमोस्ट 45% जेएलआर की बिक्री बढ़ी है यूएस में, 45%। ये इस पर टारगेट अगला कहाँ बैठ रहा है आशु आपका क्विकली टाटा मोटर्स पर? आई थिंक हमने पीछे इसकी रिपोर्ट निकाली थी, और अपना जो टारगेट है, जो इमीडिएट मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म का टारगेट है 525 रुपए का है। सो आई थिंक पोस्ट ब्रेक्जिट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल गई थी, जिसके अंदर एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग मिली थी, और हमने देखा कि 4 दिन के अंदर ही वो गैप वापस ऑलमोस्ट भरता हुआ नजर आया है। सो आई थिंक जेएलआर नंबर्स भी अच्छे हैं, थोड़ा सा भी कमर्शियल व्हीकल्स में अगर अपटेक आता है और जो कि दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे को 500 प्लस का इसमें रेट देखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक आवर टारगेट इज 525।